साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य की ये पहली कक्षा है और संपूर्ण हिंदी साहित्य को अपन यूट्यूब पर निःशुल्क रूप से पढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हिंदी साहित्य है वो बड़ा ही विस्तृत है और इसको हम स्टार्टिंग से प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपकी जिस भी विषय है उस विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे अन्य किसी विषय की। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ देखी है कि हिंदी शब्द स्वयं हिंदी का नहीं है, अर्थात किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। साथियों, किसका है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ या हिंदी का प्रचलन कब से हुआ, कौन सी शताब्दी से हुआ, कैसे कैसे इसकी आगे बढ़ती गई, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखिए साथियों, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भाषा के लिए ना होकर किसके लिए हुआ? भारतीयों के लिए हुआ। किसके लिए हुआ भाई? भाषा के लिए प्रयोग नहीं हुआ। सबसे पहले किसके लिए प्रयोग हुआ था? ये भारतीयों के लिए प्रयोग हुआ था। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। हुआ था जिसके बारे में उर्दू शायर, आपने एक उर्दू शायर का नाम सुना ही होगा जिनका नाम क्या है? इकबाल। क्या नाम है साथियों उनका? इकबाल जिनका नाम है। तो उर्दू शायर इकबाल का ये कथन तो आपने निश्चित रूप से देखा ही होगा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अर्थात ये जो कथन है इस बात को इंगित कर रहा है कि जो हिंदी शब्द है पहले भाषा के रूप में प्रचलित नहीं थी, वह किसके लिए प्रयोग में लाई जाती थी? भारतीयों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। अर्थात जो भारतीय हैं वही क्या है? हिंदी है। अर्थात हिंदी हैं, अर्थात हम क्या हैं? हिंदी हैं। अर्थात हम कौन हैं? हिंदुस्तानी हैं। और हमारा वतन क्या है? हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके रूप में किया जाता था? भारतीयों के लिए ही हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता था। साथियों, ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द की जो विकास यात्रा है, आपको पता है पहले शब्द प्रचलन में आया सिंधु। कौन सा शब्द प्रचलन में आया? सिंधु। सिंधु के बाद में इसका रूप परिवर्तित हुआ और इसे क्या कहा जाने लगा? आपको पता है से को है कहा जाने की परंपरा थी, से को है बनाया, अर्थात क्या बन गया? हिंदू। हिंदू से ये धीरे धीरे रूढ़ होता हुआ किस में आ गया? हिंद में आ गया। और उसके बाद में क्या बनी आपकी अंतिम रूप में? हिंदी। अर्थात जो हिंदी की जो विकास यात्रा है वो इसी तरह से है। हिंदी शब्द की जो विकास यात्रा सबसे पहले सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से हिंद, और हिंद से अंतिम रूप में क्या बना? हिंदी बनी। साथियों, हिंदी देश की लगभग, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी देश की लगभग कितने प्रतिशत भाग पर बोली जाती है या इसका कितना प्रतिशत भाग हिंदी का है? तो ध्यान रखिए, देश के 42% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर साथियों? 42% भाग पर क्या है? हिंदी है। 42% भाग पर क्या है? हमारी हिंदी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कितने प्रतिशत भाग पर हिंदी बोली जाती है? तो 42% भाग पर हिंदी बोली जाती है। चलिए साथियों, हम चर्चा और कर लेते हैं। इसके बाद चर्चा हम थोड़ा सा और करेंगे, इसके उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का जो उद्भव व विकास है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको साहित्य जहाँ पर भी आ रहा है, संपूर्ण साहित्य को आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 10वीं शताब्दी, साथियों कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी से माना जाता था। डॉक्टर जो धीरेन्द्र वर्मा हैं उन्होंने हिंदी का जो उद्भव और जो हिंदी का जो विकास प्रारंभ हुआ है वो कौन सी सदी से माना है? 10वीं शताब्दी से माना है। साथियों कौन सी सदी से? 10वीं शताब्दी से हिंदी का उद्भव एवं विकास को माना है। हिंदी जो साहित्य है, साहित्य के बारे में एक शब्द यहाँ पर आता है साहित्य। कौन सा शब्द आता है साथियों? एक शब्द आता है साहित्य। इस साहित्य का अगर हम बेसिक रूप से देखें, साहित्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, साहित्य से प्लस हित धन ये से मिलकर बना है। से धन हित धन ये से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है फैलना। जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? फैलना कह दो चाहे फैलाव कह दो, फैलना या फैलाव इसका अर्थ होता है। अब ये साहित्य क्या है? साहित्य के बारे में किसकी जानकारी दी जाती है? इस पर जो विभिन्न विद्वान हैं उन विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि साहित्य वास्तव में किसे कहा जाता है। और जो कथन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये सारे कथन इंपॉर्टेंट हैं, हम इन्हें याद करने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं किसकी? प्रेमचंद्र की। किसकी बात करें? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी ने साहित्य के बारे में क्या कहा है? साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य क्या है साथियों? जीवन की आलोचना। अर्थात इन्होंने कहा कि साहित्य में जीवन में
क्या घटित हो रहा है, क्या घटित होने वाला है साहित्य में, न केवल मानवीय जीवन के बारे में अपितु पशु पक्षी चर अचर सभी के बारे में जो है उनके बारे में कथन कहे जाते हैं, उनके बारे में काव्य लिखा जाता है और उनकी आलोचना, आलोचना के मतलब उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, है ना, क्या उन सारी चीज़ों के बारे में जाना जाता है। तो साहित्य की सीधी सी जो परिभाषा है वो प्रेमचंद ने क्या कहा है कि साहित्य जीवन की क्या है मित्रों, आलोचना। साहित्य क्या है, जीवन की आलोचना। देखिए साहित्य में आपका जो गद्य है वो भी इसी में आता है और जो आपका पद्य है वो भी इसी में आता है। तो साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों ही आते हैं और दोनों में प्रेमचंद जी के अनुसार किसकी आलोचना होती है, जीवन की आलोचना होती है। एक जो भाषाविद है वो है ड्राइडन। ड्राइडन ने क्या कहा है कि साहित्य सुस्पष्ट संगीत है। ड्राइडन ने क्या कहा है, साहित्य सुस्पष्ट संगीत है, अर्थात जिस प्रकार से संगीत को सुनकर हमें आनंद की अनुभूति होती है उसी प्रकार साहित्य को पढ़कर भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस परिभाषा को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ड्राइडन, ड्राइडन को आपको याद रखना है ड्राई डे। ड्राई डे, ड्राई डे कब होता है, जिस दिन हमें जो नशेली जो पदार्थ है, जो शराब है वो हमें नहीं मिलती है। तो आप सभी को ड्राइडन से उसका याद रखना है, ड्राई डे पर शराब नहीं पीते हैं। और शराब पीकर तो बताओ क्या करते हैं हम, सॉन्ग गाते हैं, सिंगिंग सॉन्ग करते हैं, अर्थात संगीत गाते हैं। तो ड्राइडन जब नाम आए तो आपको संगीत याद आना चाहिए। शराब पीकर भी सुस्पष्ट संगीत गाते हैं, ऐसे ही ड्राइडन ने जो काव्य है अर्थात साहित्य है उसको क्या कहा है, सुस्पष्ट संगीत कहा है। कोलरिज, अगली जो परिभाषा है, कथन हम कह सकते हैं, कोलरिज भी भाषाविद, उन्होंने कहा सर्वोत्तम शब्दों में, कैसे शब्दों में, सर्वोत्तम शब्दों में सर्वोत्तम क्रम ही साहित्य। ये सभी जो कथन है एग्जाम में प्रश्न में पूछे हुए हैं वही कथन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सर्वोत्तम शब्दों में सर्वोत्तम क्रम ही क्या है, साहित्य है। अर्थात जो क्रम के अनुसार, जैसे जैसे अभी हम इसकी जो पूरी है उसका विवरण हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें किस तरह की परंपरा से साहित्य को लिखा गया है, अर्थात उसका क्रम क्या रहा है। तो यहाँ पर कोलरिज की परिभाषा आपको याद रखनी है, सर्वोत्तम शब्दों में, अर्थात सबसे अच्छा शब्दों में क्या कहा सकता है, सर्वोत्तम जो क्रम है वही क्या कहलाता है, साहित्य है। जयशंकर प्रसाद का कथन भी अति लोकप्रिय है। इन्होंने क्या कहा है, साहित्य या काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। क्या कहा है भाई, साहित्य काव्य आत्मा की, किसकी, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, अर्थात आत्मा में जो संकल्प उठ रहे हैं, जो भाव हमारे निकल कर आ रहे हैं उनकी जो अनुभूति है वही क्या है, साहित्य। जिसका संबंध किससे होता है साथियों, विचार, किससे, विचार विश्लेषण, और किससे होता है, वितर्क से नहीं है। अर्थात इन्होंने क्या कहा है, इस परिभाषा को अपन समझने का प्रयास करेंगे कि साहित्य काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, अर्थात जो हमारे जो अंदर के जो हमारे अनुभव हैं उनको ही बाहर निकालना क्या है, साहित्य। और वही व्यक्ति साहित्य को लिख सकता है जो अपने अंदर की अनुभूतियों को, अपनी कल्पनाओं को एक लिपिबद्ध उसको किया जा सकता, लिपिबद्ध कर सकता है, उसे वही व्यक्ति लिख सकता है। जो व्यक्ति लिखेगा अर्थात अपनी अनुभूतियों को लिखेगा वही क्या बन जाएगा, साहित्य बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और परिभाषा के बारे में, एक महत्वपूर्ण कथन के बारे में और चर्चा करेंगे अपन। देखिए साथियों, सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा है, साहित्य हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है। पंत जी ने क्या कहा है, सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। ये सारे कथन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं बार बार, तो आपको ध्यान रखना है। साहित्य हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की क्या है, अभिव्यक्ति है। कैसे क्षणों की, परिपूर्ण क्षणों की। तो इसमें आपको ये शब्द याद रखना है, कौन सा क्षण, परिपूर्ण क्षणों की क्या है भाई, साहित्य अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। विहदवार परीक्षा में सर्वाधिक बार जो प्रश्न पूछा गया है वो यही कथन पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान क्या है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का आपको पता है जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कब हुआ था जन्म, 1884 में। इनकी मृत्यु कब हो गई थी मित्रों, 1941 में। महत्वपूर्ण प्रश्नों के अपन सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, प्रत्येक देश का साहित्य, सबसे अच्छी परिभाषा भी है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की क्या है, चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अर्थात जिस तरह की जनता चाहती है, जिस तरह के साहित्य को चाहती है, उसी तरह का साहित्य आपको पता है लिखा जाता था। तो इन्होंने इसमें यही कहा है कि जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन आता है, जैसे जैसे जनता की
जो लोग हैं उनकी चित्त वृत्तियों में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे साहित्य में भी क्या आता जाता है साथियों, परिवर्तन आता जाता है। तो जो साहित्य है वो जनता की चित्त वृत्तियों का क्या है, प्रतिबिंब है। इन ठीक है, तो सीधी सी परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा, आपको जनता की चित्त वृत्तियों का ध्यान रखना है और इस जनता की चित्त वृत्तियाँ ही क्या है, प्रतिबिंब। सीधी सी बात है, इसका निष्कर्ष ये है जिस तरह से जनता की जो चित्त है, उनके मन है, उनके अनुभव है, उनमें परिवर्तन होता जाता है, उसी तरीके से साहित्य में भी क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, साथियों कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ध्यान रखना, 1907 में जन्म हुआ था। इन्होंने क्या कहा, साहित्य संपूर्ण विश्व के विचारों का परस्पर साधना लेखन है। अर्थात संपूर्ण विश्व के विचारों का परस्पर क्या है, एक साधनात्मक क्या है, लेखन है। अर्थात जो भी विचार है उन विचारों का लेखन ही क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। ऐसी परिभाषा किसने दी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये बालकृष्ण भट्ट हैं साथियों, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, आपको ये ध्यान रखना है, एक तो इसमें एक कथन आपको याद रखना है, बालकृष्ण जो भट्ट हैं भारतेंदु युग के सबसे वृद्ध लेखक हैं। भारतेंदु युग, कौन सा युग बताओ, भारतेंदु युग के सबसे वृद्ध लेखक हैं। भारतेंदु युग के सबसे वृद्ध लेखक कौन है बताओ, पूछा गया प्रश्न है ये, आपसे ध्यान रखना। भारतेंदु युग के सबसे जो वृद्ध लेखक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। और इन्होंने क्या कहा है अपनी परिभाषा में, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है, जन समूह के हृदय का क्या है, वही विकास है ना। इसके बाद में ये जो सामान्य चर्चा है, इसके बाद में कुछ चीज़ों के बारे में और बता दूं आपको कि जो ये हिंदी का जो साहित्य है इतना विस्तृत है। चाहे हम किसी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपी स्टेट से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे एमपी से हैं, सभी जगह अगर जो साहित्य आ रहा है, साहित्य एक जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको साहित्य तो पढ़ना है, संपूर्ण साहित्य आपको बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क इसी चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह की जो जानकारी है आप लगातार हमारे चैनल से देखते रहें। आप हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिएगा। थैंक यू।